गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट में पर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने पर्ट के बारे में डिस्कस किया था। पर्ट के बारे में पढ़ा था, पर्ट क्या होती है और पर्ट कहाँ यूज आती है। पर्ट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। तो आज अपन देखेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम। पार्ट में देखेंगे कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है। लास्ट में अपन ने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन करो और ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो, इसके बारे में पढ़ा था कि स्क्यू राइट क्या होता है और स्क्यू लेफ्ट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन करो क्या होता है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और कुछ टाइम थे उसके बारे में डिस्कस किया था कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, पेसिमिस्टिक टाइम क्या होता है और मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है। कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, इसमें देखो, इफ देयर आर एन एक्टिविटीज इन द प्रोजेक्ट ईच हैविंग इट्स ओन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ओन स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब प्रोजेक्ट होगा उसमें एन एक्टिविटीज होगी, वो तो श्योर एन एक्टिविटीज होगी, उसमें प्रत्येक एक्टिविटी क्या करेगी, वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ होगी। उसमें क्या होगी, एक तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है टाइम जो होता है हर एक एक्टिविटी में जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा वो क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा और पेसिमिस्टिक टाइम होगा और बीच में मोस्ट लाइकली टाइम होगा। तो तीन टाइम होते हैं, तो हर तीन टाइम जो है 3 टाइम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम होंगे। आई बात समझ में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा, जब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑब्वियस होना ही है। तो द प्रोजेक्ट एज अ रूल फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सारा प्रोजेक्ट है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो नेटवर्क जो सारा है, वो क्या करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉलो करेगा, जो किसके द्वारा, जो क्या है, अपने को क्या दिखाता है, क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क, ठीक है ना। ये किसके अलोंग फाउंड होगा, क्रिटिकल पाथ होगा नेटवर्क के, उसके अलोंग फाउंड होगा। यानी कि मैं कह रहा हूं, इसका सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही कहती है कि जब भी कोई हर प्रोजेक्ट में प्रत्येक एक्टिविटी में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का होता है और क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये सारा जो अगर पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट में देखे तो हर एक्टिविटी जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन लगता है, तो वो सभी एक्टिविटी में फाइंड होगा। और जहां पे अपन सारा जो एक्टिविटी में जो टाइम, जिस एक्टिविटी में टाइम ज्यादा लग रहा है उस अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उस जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारे जो होंगे अपन किसके अलोंग चलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ये क्रिटिकल पाथ के अलोंग चलेंगे। यानी कि मेनली अपन क्रिटिकल पाथ पे अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बाकी वाले पेमेंट में, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पाथ अपने को बता था कि हाँ ये क्रिटिकल पाथ होगा, तो प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ होगा, उसमें कोई भी जो एक्टिविटी या फिर इवेंट जो है डिले नहीं होना चाहिए, उसमें जो मैक्सिमम टाइम है उसके बाद वो डिले नहीं होना चाहिए। अगर वो डिले हो गया तो पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा अपना, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखते हैं, देखिए अब मैं कह रहा हूँ मैंने क्या ले लिया, मैंने एक प्रोजेक्ट ले लिया, उसकी नेटवर्क ले लिया 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ मेरा यहाँ पे सिग्मा 1 है और यहाँ पे सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 सिग्मा 4 है, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डैश 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 सिग्मा n का स्क्वायर। आई बात समझ में। और प्रत्येक जो है उसमें क्या लगेगा, मेरा हर में एक्सपेक्टेड टाइम लगेगा, मीन टाइम लगेगा, तो वो मीन टाइम किसको शो करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को शो करेगा ना। आई बात समझ में। उसके बाद अगर मीन टाइम जहां पे जिस पाथ पे मीन टाइम ज्यादा है, मीन टाइम ज्यादा लग रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पाथ। आई बात समझ में। उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पाथ। तो इसमें जैसे कि मेरा ये क्रिटिकल पाथ है, आई बात समझ में,
ये मेरा क्या है, क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो अब क्रिटिकल पाथ की डेरिवेशन देखें, डेफिनेशन देखें क्या है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है कि द टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ, द टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ इज ए क्रिटिकल पाथ। मतलब अगर टाइम जिसमें ज्यादा लग रहा है, जिस पाथ में टाइम ज्यादा लग रहा है वो हीट इवेंट तक पहुंचने में, टेल इवेंट से हीट इवेंट तक पहुंचने में टाइम जिसमें ज्यादा लग रहा है वो मेरा क्या होगा, क्रिटिकल पाथ होगा। तो ये मेरा क्या है, क्रिटिकल पाथ है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है इसके अकॉर्डिंग, इस पाथ के अकॉर्डिंग। इस पाथ की कंपैरिजन में देखें तो इस पाथ में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इसको क्रिटिकल पाथ बोलूंगा। ये मेरा क्या होगा, गैर लाइन है ना जो, ये इसको मैं बोलूंगा क्रिटिकल पाथ। ठीक है ना, तो द टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ इज अ क्रिटिकल पाथ। एज सुन एज द एक्टिविटीज लाइंग ऑन द क्रिटिकल पाथ गेट्स कंप्लीटेड द होल प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड। मतलब अपन कहते हैं कि अगर क्रिटिकल पाथ पे जितना हो सके वो अगर एक्टिविटीज उस क्रिटिकल पाथ पे हो रही है और वो कंप्लीटेड हो जाती है, पूरी एक्टिविटीज, तो सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है, तो सारा अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर उस क्रिटिकल पाथ पे अपने सारी एक्टिविटी और इवेंट कंप्लीट हो रहे हैं तो अपना जो सारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? बाकी जैसे कि इसमें अगर डिले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस क्रिटिकल एक्टिविटी में, क्रिटिकल जो पाथ है इसमें कोई भी एक्टिविटी या इवेंट डिले नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा प्रोजेक्ट का जो है वो प्रोजेक्ट पूरा उथल पाथल हो जाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट जो है वो अपना काम ढंग से नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? इसलिए क्रिटिकल पाथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। In this case, any type of delay in any event will cause delay in the project. अगर किसी केस में अगर डिले होता है इस किसी इवेंट में तो डिले हो जाएगा पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है ना? आई बात समझ में? किसी भी इवेंट में डिले हो गया तो पूरे इवेंट में प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल लाइंस या फिर डार्क लाइंस। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल लाइंस या फिर डार्क लाइन। आई बात समझ में? इवेंट टाइम। अब आते हैं, इतना हो गया ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम और क्रिटिकल पाथ। तो ये आप अच्छे से ढंग से देख लेना क्या होता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट डाउन करके इसको तो अपन देखते हैं। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, भी वापस एक बार देखते हैं। तो इसमें इवेंट टाइम इन पर्ट में क्या होता है, जो मतलब पर्ट में जो इवेंट टाइम होते हैं वो अपन तो देखा था, लेकिन कुछ स्पेशल टाइम होते हैं पूरे प्रोजेक्ट के, उसमें अपन देखते हैं। एक होता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। ये वो टाइम होता है जिसमें क्या होता है कि इवेंट जो है वो कितने जल्दी से जल्दी टाइम में कंप्लीट होती है, कितना जल्दी से जल्दी टाइम में कंप्लीट होती है, उसी अपन क्या बोलेंगे, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। तो इसे टीई से डिनोट करते हैं, इसे टीई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टीई। आई बात समझ में? इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टीई। तो द टाइम एट व्हिच एन इवेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू अकर अर्लीस्ट, मतलब वह इवेंट जो है एक्सपेक्ट होता है किसमें हो सकती है, जो अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके वह टाइम क्या कहलाता है अपना, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है ना? एन इवेंट अकर्स व्हेन ऑल द एक्टिविटीज लीडिंग टू दे आर कंप्लीटेड। ठीक है? तो इवेंट तभी अकर होगा जब सारी एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाए, अपनी कंप्लीट हो जाए। इवेंट तभी कंप्लीट होगा, इवेंट जो है तभी वो अकर स्टार्ट होगा जब अपनी सारी एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आई बात समझ में? तो ये तो यहाँ तक था कि इवेंट, ये अर्लीस्ट टाइम के बारे में। अगर मैं देखूं कि अगर अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम को फाइंड कैसे करते हैं, अगर मैं कहता हूँ मेरी कोई एक्टिविटी हो रही है TIJ, मतलब एक एक्टिविटी हो रही है, मान लो ये मेरी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है कोई मेरी, ठीक है, ये कोई एक्टिविटी है मेरी, वो कंप्लीट हो रही है TIJ मीन टाइम। ठीक है? तो ये मेरा क्या है, एक तरह से मीन टाइम है। आई बात समझ में? तो जब मैं कह रहा हूँ मेरा सबसे पहले मेरा जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है,
TEI, टेल इवेंट कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है TEI। ये मतलब जब भी टेल इवेंट जो कंप्लीट होगा उसमें जीरो टाइम में कंप्लीट होगा ना, उसमें टाइम तो लगता नहीं, जीरो टाइम लगेगा। उसमें क्या लगेगा? जीरो। जब स्टार्टिंग में टाइम क्या लगेगा? जीरो। और ये लास्ट जो टाइम होगा हेड इवेंट टाइम, वो मैं मान रहा हूँ TEJ। अभी मैंने कोई भी मान लो कोई प्रोजेक्ट की बीच की एक्टिविटी है, इसे जीरो पर नहीं लेते, कोई भी प्रोजेक्ट की बीच की एक्टिविटी मैंने उठा ली, उसका टेल इवेंट और उसका हेड इवेंट ये रखा। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को क्या करना है? TEJ, ये मेरा क्या है? इवेंट का एक्सपेक्टेड जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, ये है TEJ। ठीक है, तो TEJ को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मेरे पास जो पहली एक्टिविटी को जो टेल इवेंट को जो एक्टिविटी में टाइम होने कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है उसको लिखूंगा, प्लस जो मेरे पास एक्सपेक्टेड टाइम है, जो मेरा मीन टाइम है वो लिखूंगा TIJ, जो मेरा मीन टाइम है वो लिखूंगा। तो सबसे पहले कैपिटल TEJ बराबर ये वाला कैपिटल TEI प्लस TIJ, इस तरह से मैं TEJ टाइम निकालूंगा, यानी कि जो मेरा हेड इवेंट का टाइम है वो मैं इस तरह इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालूंगा। आई बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उसमें देखिए, उसमें अगर TI1 मेरा क्या है? हेड टेल इवेंट है, ठीक है ना, और ये G मेरा जो है ये क्या है? हेड इवेंट है। टेल इवेंट कौन कौन से हैं? एक तो I1, I2, I3, तीन इवेंट है, और वो तीनों किस पे कंप्लीट हो रहे हैं? G पे। आई बस मैंने तीनों किस पे कंप्लीट हो रहे हैं? G पे। तो सबसे पहले ये I1, ये I2, ये I3 लेता हूं, और I1 जब किस टाइम में कंप्लीट हो रहा है? ये एक्टिविटी है जो मेन टाइम इसमें लग रहा है TI1G, आई बस समझ में, और इसको I2 कंप्लीट होने में TI2G टाइम लग रहा है, मेन टाइम, और I3 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? TI3G, ये मेन टाइम लग रहा है। ये तीनों मेन टाइम ले लिए अलग अलग। अब इसका जो टेल इवेंट टाइम है वो क्या है? TI1, TI2, TEI3, अलग अलग टेल इवेंट टाइम है। अब फिर अपने को हीट इवेंट टाइम ज्ञात करना है। तो ये जब तीनों एक्टिविटी जो कंप्लीट होगी, जब ये सारी तीनों एक्टिविटी कंप्लीट होगी, उसके बाद ये इवेंट अगर होगी, इस इवेंट का टाइम क्या होगा? इस इवेंट का जो टाइम होगा TEG, तीन टाइम आएंगे इसके, TEG ये और TEG, पहले आएगा TEG इसके लिए TI1 प्लस TI1G, ठीक है, फिर TEG दूसरा टाइम आएगा, वो आएगा TI2 प्लस TI2G, ठीक है, फिर तीसरा टाइम आएगा TE9, वो क्या आएगा? TE13 I3 और प्लस TI3G, ठीक है। तो इन तीनों टाइम में से जो मैक्सिमम टाइम होगा वही मेरा क्या कहलाएगा? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। आई बात समझ में? यहाँ तक एक एग्जांपल लेके देखिए अपन, उसमें देखिए क्या होता है। ये एग्जांपल में देखें कि जो एक तरह से मैंने क्या ले लिया, एक वन इवेंट अकर हो रहा है यहाँ पे, और इधर टू इवेंट अकर हो रहा है, और एक थ्री इवेंट अकर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले वन इवेंट तो जो है वो कितने 5 डे मीन टाइम में कंप्लीट हो रहा है एक्टिविटी ए के थ्रू। आई बात समझ में? अब मैं कह रहा हूं, अब मेरा इवेंट 2 अकर होगा क्या? अभी नहीं, अभी इवेंट 2 अकर नहीं होगा। इवेंट 2 कब अकर होगा? जब इवेंट जो एक्टिविटी बी है, मेरी एक्टिविटी बी जो है वो पूरी कंप्लीट होगी, 3 इवेंट से होते हुए 2 तक जब आएगी तब इवेंट 2 अकर होगा। यानी कि 5 डेज में लगेंगे ए वाली एक्टिविटी में और 7 डेज में लगेंगे, यानी कि टोटल जब 7 डे कंप्लीट होंगे, ये 3 एक्टिविटी से होते हुए डमी एक्टिविटी होते हुए 2 जाएगा, तब जाके अपना 2 इवेंट अकर होगा, ठीक है ना। तो मैं मान रहा हूं कि टीई है जो टेल इवेंट में जो टाइम लग रहा है वो क्या है? 0, ठीक है। उसके बाद टी जो मेन टाइम है वहां पे एक्टिविटी ए पे क्या 5 डे लग रहा है, और बी पे क्या लग रहा है? मेन टाइम जो है 7 डे लग रहा है। आई बात समझ में? यहां से तो मेरा 3 इवेंट अकर हो गया है, ठीक है। फिर 3 इवेंट के बाद 2 अकर होने के लिए जब ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट होगी तब अकर होगा। तो मैं कह रहा हूं, तो मेरे को इस जो टेल हीट इवेंट है इस पे मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है कि 2 पे मेरा जो है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा। तो 2 पे मेरा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड आउट करने के लिए
सबसे पहले मेरे पास टेल इवेंट का टाइम पता होना चाहिए। तो टेल इवेंट का टाइम है वो मैं मान रहा हूँ जो स्टार्ट हो रही है तो जीरो ही होगा, टाइम स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, जीरो। तो जब इसका टाइम जीरो होगा और उसका मीन टाइम क्या है 5 डे, तो मैं क्या कह रहा हूँ मेरे पास Te2 फाइंड आउट करना है। मैं पहले कौन सा पाथ लेता हूँ, ये वाला पाथ, ठीक है। इस पाथ के थ्रू क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, Te2। तो सबसे पहले मैंने Te1 रखा, ये लो Te1 कहाँ है बे, ये रहा, ठीक है, Te1, ठीक है, प्लस Te12, ये क्या है मेरा 5 डे। तो पहले जीरो रख दिया और प्लस 5 डे, तो मेरा टोटल टाइम E2 पे क्या आ गया 5 डे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब ये मैं बात लूंगा ये वाला बात, यहाँ से जाऊंगा और ये यहाँ तक, तो यहाँ तक जो है मेरा क्या लगेगा टाइम क्या लगेगा, एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, Te2 बराबर होगा Te1 प्लस मीन टाइम ऑफ 13 एक्टिविटी Te13, ठीक है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा टोटल 0 प्लस 7 डे, तो टोटल क्या आ जाएगा 7 डे। तो अब मैं इस पे टाइम निकालने के लिए अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड आउट करूंगा, तो क्या होगा, वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा, ना कि 5 रहेगा, मिनिमम नहीं रखना है। तो 5 का 7 में जो भी मैक्सिमम है, तो 7 पे मैक्सिमम में तो अपना Te2 क्या आ जाएगा 7 डे। तो मेरा इस एग्जांपल के थ्रू जो मेरा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम आया वो मेरा क्या आया 7 डे, ठीक है। आएगा समझ में, इतना आप एक बार लिख लो इसको, इतना एक बार आप लिख लो इसको।